बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल अपना पेश किया था किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके मुताबिक जब इसकी डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो सवाल ये पैदा होता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम में किस तरह कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कोएग्जिस्ट मतलब कि एक साथ ही किस तरह से एक एटम में रह सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव को तो फौरन से एक दूसरे के साथ मिलके खत्म हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। तो वो किस तरह से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। उसने एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल का। इस बेस पे इसके एक्सपेरिमेंट को कहा गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उसने सोने का एक वर्क या गोल्ड फॉइल लेके बहुत ज्यादा बारीक, कम थिकनेस थी उसकी, ठीक है, तकरीबन उसकी थिकनेस थी 0.4 सेंटीमीटर। इतनी थिकनेस का उसने गोल्ड फॉइल लिया और उस पर बम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की। जी, अल्फा पार्टिकल्स आते कहां से हैं, उसने कहां से अल्फा पार्टिकल्स लिए? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या था? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, इसको नोट कर लीजिएगा। एलिमेंट्स विच आर अनस्टेबल, जो कि अपना वजूद बरकरार नहीं सकते, उस चीज को कहते हैं अनस्टेबल, जो टूट जाती है फौरन। एलिमेंट्स विच आर अनस्टेबल एंड एमिट रेज, खारिज करते हैं, शुआएं खारिज करते हैं कॉन्स्टेंटली, मुसलसल। ऐसे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं और कॉन्स्टेंटली रेज इमिट करते हैं, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब आप कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे शो करवाया गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेके उसमें से रेज इमिट हो रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स जिसको नाम दिया गया है। अल्फा पार्टिकल्स लेके उसकी बम्बार्डमेंट किस पे करवानी है, ये अल्फा पार्टिकल्स, इनकी बम्बार्डमेंट हमने गोल्ड फॉइल पे करवाई। फिर इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट को स्क्रीन पे देखा गया। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम यहाँ पे शो करेंगे और फिर आपको बताएंगे। चेक कर लेना पड़ेगा जी स्टूडेंट्स, ये डायग्राम के साथ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को शो किया गया है। ये गोल्ड फॉइल बनाई हुई है, ये जो एटम्स हैं दरमियान में विद पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है और साइड पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव साइन से शो किया गया है। ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है और वहां पर बम्बार्डमेंट करवाई गई है अल्फा पार्टिकल्स से। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। अच्छा, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा यूज किया? रेडियम या पोलोनियम में से आप एक एलिमेंट यूज कर लेंगे। रदरफोर्ड ने एक एलिमेंट यूज किया और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉइल पे। अब इसका रिजल्ट उसने देखा। रिजल्ट उसने कहाँ पे देखना था, उसको ऑब्जर्व कहाँ पे करना था? इसने यहाँ पे स्क्रीन ली या फोटोग्राफिक प्लेट ली, उसके ऊपर उसको कोट किया था, विद कोटेड थी वो जिंक सल्फाइड से। उसने 20,000 पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी? 0.4 सेंटीमीटर। अब जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि यहाँ पर 20,000 में से तकरीबन सारे पार्टिकल्स के स्पॉट्स उसको इस स्क्रीन पे नजर आए। ज्यादा स्पॉट्स उसको बिल्कुल सीधे सारे पार्टिकल्स के नजर आए। इसके अलावा सिर्फ कुछ पार्टिकल्स, अ फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि लार्ज एंगल पे और स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ गए, अपने रास्ते से मुड़ गए। डिफ्लेक्शन कहते हैं मुड़ जाने को। अब ये हमारे पास पार्टिकल जो आया, जैसे यहाँ पर है तो ये एंगल पे मुड़ गया, ये पार्टिकल है ये भी मुड़ गया। और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि बाउंस बैक या रिपेल बैक शो करा गया यहाँ पे कि ये आया न्यूक्लियस के साथ टकराया और रिपेल बैक वापस मुड़ गया, बिल्कुल ही वापस मुड़ गया। कुछ तो एंगल पे मुड़े और कुछ बिल्कुल वापस मुड़ गए। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे उसने रिजल्ट या कंक्लूजन लिए। अब आपको ये बताएंगे कि कौन से ऑब्जर्वेशन की बेस पे कौन सा रिजल्ट आया। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उसने किया, गोल्ड फॉइल ली, उसमें से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फा पार्टिकल्स उसने कहाँ से लिए थे? उसका सोर्स था रेडियम या पोलोनियम।
इनका रिजल्ट उसने देखना था, ऑब्जर्वेशन देखनी थी जो उसने फोटोग्राफिक प्लेट पे या स्क्रीन पे देखी है, और जो स्क्रीन थी वो जिंक सल्फाइड से कोट करवाई गई थी। अब उसने यहाँ पर स्पोर्स देखे या निशान देके स्क्रीन के ऊपर निशान से पता लगाना था कि कितने पार्टिकल वहां से यहाँ पर आए हैं और कितने पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, अब 20,000 पार्टिकल्स, तकरीबन सारे पार्टिकल्स के यहाँ पे हमें स्पोर्स दिखाई दिए। सिर्फ कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनके स्पोर्स आपको ट्रैक से हटे हुए दिखाई दिए, तो उनका रास्ता नहीं था, डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए, कुछ बिल्कुल वापस मुड़ गए। अब इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो रिजल्ट आए आपको उसके बारे में बताएं। जी, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स आपके सामने यहाँ पे दिखाए गए हैं। ऑब्जर्वेशंस, उसके दो ऑब्जर्वेशंस बताए थे। आल पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी जो तमाम पार्टिकल्स थे ज्यादा उसमें से सीधे के सीधे गुजर गए, और कुछ अपने रास्ते से हट गए, डिफ्लेक्ट हो गए एट लार्ज एंगल, और कुछ तो स्मॉल एंगल पे हो गए थे, और कुछ ऐसे थे जो कि अपने रास्ते से बिल्कुल ही मुड़ गए थे। फ्यू बाउंस बैक, बाउंस बैक होता है बिल्कुल रिपेल हो जाना, पीछे को मुड़ जाना। अब इनके रिजल्ट्स उसके ऑब्जर्वेशन की बिना पे जो उसने पेश किए थे, उसने कहा कि आल पार्टिकल्स पास, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इन एटम इज एम्प्टी। देखिए, अगर हमने कोई चीज यहाँ पे फेंकी है, एक जगह पे फेंकी है, हमें नजर नहीं आ रहा, वहां पर अंधेरा है, अगर वो चीज जाके सामने आपने कोई दीवार रखी है, ठीक है, यहाँ पे वो चीज टकरा गई, आपको आवाज आ गई, इसका मतलब ये कि वो चीज गुजर के सामने दीवार के साथ टकरा गई है। अगर आपको आवाज नहीं आती तो इसका मतलब ये कि वो चीज आगे नहीं टकराई। इस बेस पे कि सारे पार्टिकल्स के स्पोर्स उसको नजर आ गए थे स्क्रीन पे, उसने कहा कि ज्यादा जो वॉल्यूम है एटम में वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि फ्यू डिफ्लेक्ट लार्ज एंगल्स। डिफ्लेक्टेड मतलब होता है मुड़ जाना, लार्ज एंगल पे मुड़ गए थे। ठीक है, हुआ ये कि जब पार्टिकल्स आए न्यूक्लियस के साथ टकराए, तो क्योंकि उन पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, वो हीलियम के न्यूक्लियाई थे, उन पे पॉजिटिव चार्ज था। हीलियम के न्यूक्लियस किस तरह से निकाले थे उन्होंने, कि हीलियम लेके उसके इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके दो इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दिया। फिर जो हमारे पास बचा वो हीलियम का न्यूक्लियस था, उसने इन न्यूक्लियस की बॉम्बार्डमेंट करवाई थी, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जब ये पॉजिटिव चार्ज गोल्ड फॉइल के एटम के पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टकराया, तो दोनों का सेम चार्ज होने की वजह से उसने उसको मोड़ दिया, उसके रास्ते से डिफ्लेक्ट करवा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज दरमियान में उसको उसके रास्ते से बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करी, उसको धक्का दे दिया उसकी साइड पे, तो इसका मतलब है कि सेंटर जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, जो सेंटर में चीज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब कुछ पार्टिकल्स वापस अपने रास्ते से बिल्कुल ही मुड़ गए थे, कुछ तो लार्ज एंगल पे मुड़े थे और कुछ वापस चले गए थे जहां से आए थे। उसका ये रिजल्ट निकाला कि दरमियान में न्यूक्लियस को उन्होंने नाम दिया थी न्यूक्लियस का, उन्होंने कहा दरमियान में न्यूक्लियस है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड और डेंस है। ठीक है, ऑब्वियसली हार्ड और डेंस उसने इस बेस पे कहा कि जो एटम उसने लिया था वो गोल्ड था, गोल्ड का, जिसको AU बोलते हैं। अब गोल्ड का एटम हीलियम के एटम के न्यूक्लियस से, गोल्ड का जो एटम का न्यूक्लियस है वो हैवी है, वो डेंस और हार्ड था उसका न्यूक्लियस, जिसने उसको बिल्कुल ही उसके रास्ते से पीछे को धक्का दे दिया। अब कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, इसके रिजल्ट में उसने कहा कि क्योंकि सिर्फ कुछ पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट हुए हैं तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो ज्यादा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होते। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स सीधे गुजरे थे तो ज्यादा पार्टिकल्स में स्पेस एम्प्टी थी एटम में, और कुछ पार्टिकल्स मुड़े थे, इसका मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। फिर उसने कहा जी इलेक्ट्रॉन, अब ये सारे जो हमारे ऑब्जर्वेशन उसकी बेस पे उसने मजीद जो ऑब्जर्वेशन की बेस पे कंक्लूजन लिए थे वो ये थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इससे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व करते हैं, और एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल था इसका मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं था, जबकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स तो मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर ये किस तरह से कोएग्जिस्ट कर रहे थे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इक्वल, ये उसने कंक्लूड किया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल होते हैं एटम में। लास्ट पे उसने बताया कि न्यूक्लियॉन्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में, जिनको हम प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, P and N, तो उसने उसको न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसने ऑब्जर्वेशंस किए गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट की बिना पर, और कंक्लूजन दिए हमारे पास। ठीक है, तो इस बेस पे उसको पता चल गया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मजीद टॉपिक समझने के लिए आप कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।